फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सटेंस। अपन बात कर रहे थे नेटवर्क थ्योरी और नेटवर्क थ्योरी के अंदर अपन पढ़ रहे हैं एसी एनालिसिस। अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी कंसेप्ट ऑफ इंपेडेंस, इंपेडेंस होता क्या है उसकी बात की थी। अब अपन बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ एडमिटेंस, एडमिटेंस क्या होता है उसकी बात करेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जब भी पैरेलल सर्किट की बात होगी वहां एडमिटेंस का कंसेप्ट ही काम आएगा, जब भी सीरीज सर्किट की बात होगी वह कंसेप्ट ऑफ इंपेडेंस ही काम आएगा। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ एडमिटेंस। क्या बात करेंगे? कंसेप्ट ऑफ एडमिटेंस की बात करेंगे। और आपको पता है एडमिटेंस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स हो जाएगी। इंपेडेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। तो इसकी इनवर्स क्या यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स यूनिट हो जाएगी। ये मान लो कोई भी एक नेटवर्क है, इसको मैंने फेजर डोमेन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, मतलब जहां पर रजिस्टर दिखा वहां आर का आर लिख दिया, जहां इंडक्टर दिखा वहां जे एक्सएल लिख दिया, जहां कैपेसिटर दिखा वहां लिख दिया माइनस जे एक्ससी लिख दिया। बस सिंपली इस नेटवर्क को मैंने टाइम डोमेन से फेजर डोमेन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पर कोई एक साइनसोइडल सोर्स लगा हुआ था इस पोर्ट के अक्रॉस, तो इसका मैंने फेजर इक्विवेलेंट एज्यूम कर लिया वी फेजर, और इससे करंट जा रही थी मान ले आई फेजर, मैंने आई फेजर एज्यूम कर लिया। और पोर्ट है तो आई फेजर ही वापिस आएगी। मान लिया इधर कोई एक साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स वी टी था, इसका फेजर इक्विवेलेंट वी फेजर है, और करंट आई टी था, इसका करंट फेजर क्या हो गया? आई टी। और इसका वोल्टेज इक्विवेलेंट, इसका मान लो मैंने इसकी आरएमएस वैल्यू एज्यूम कर ली वी, और आई टी की आरएमएस वैल्यू मैंने एज्यूम कर ली आई। तो मेरे को बताओ वी फेजर क्या हो जाएगा? इसकी आरएमएस वैल्यू और इसका एंगल मैंने एज्यूम कर लिया थीटा वी। और आई फेजर क्या हो जाएगा? इसकी आरएमएस वैल्यू और इसका एंगल क्या हो गया? थीटा आई। और ये अपन ने पिछले लेक्चर में बात कर रखे हैं कैसे किसी साइनसोइडल सोर्स को फेजर डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। वो सारी बातें अपन ने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी। ये वोल्टेज फेजर है, इसके करस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन में साइनसोइडल वोल्टेज सिग्नल वीटी है। ये करंट फेजर है, और इसके करस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन के अंदर साइनसोइडल करंट सिग्नल आईटी है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और ये आरएमएस वैल्यू फेजर ले रखा है। मान लिया मैंने वीटी की फेजर वैल्यू वी है और वीटी का फेज थीटा वी है, और आईटी की आरएमएस वैल्यू आई है तो आई आ गया, और आईटी का फेज मान लिया मैंने थीटा आई है तो इसका भी फेज कितना हो गया? थीटा आई, वी फेजर अपॉन आई फेजर। तो इस सोर्स से सीन करने पर इसको कितना एडमिटेंस दिखेगा इसकी बात करेंगे। तो यहां पर कंसेप्ट ऑफ एडमिटेंस आता है, वो होता है आई फेजर अपॉन वी फेजर। और आपको पता है आई फेजर और वी फेजर क्या है? ये देखो आई फेजर, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कुछ नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म भी तो है। ये आई फेजर भी, फेजर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो होता है। ये भी कॉम्प्लेक्स, ये भी कॉम्प्लेक्स, दो कॉम्प्लेक्स का रेशियो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, वाई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। वाई कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर है, लेकिन वाई एक फेजर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि आई के करस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन में एक साइनसोइडल करंट सिग्नल होगा, वी के करस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन के अंदर एक साइनसोइडल वोल्टेज सिग्नल होगा, लेकिन वाई के करस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन में कोई सिग्नल नहीं होगा। ये ओनली एक फेजर डोमेन का कंसेप्ट ही है, इसका टाइम डोमेन से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये फेजर डोमेन का कंसेप्ट है, टाइम डोमेन के इसके करस्पॉन्डिंग कोई सिग्नल नहीं होता है। आई के करस्पॉन्डिंग एक साइनसोइडल करंट सिग्नल होगा, वी के करस्पॉन्डिंग एक साइनसोइडल वोल्टेज सिग्नल होगा, वाई के करस्पॉन्डिंग कुछ भी नहीं होगा। दो फेजर क्वांटिटी का रेशियो है, तो ये भी दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का रेशियो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर होगा। और इसके कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंट को लिखते हैं जी प्लस जे बी। जी को बोला जाता है कंडक्टेंस ऑफ द वाई, बी को बोला जाता है सस्केप्टेंस ऑफ द वाई। इसको बोला जाता है कंडक्टेंस, इसको बोला जाता है सस्केप्टेंस बोला जाता है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो मेरे को बताओ मोड ऑफ वाई क्या होगा? सिंपली कंडक्टेंस का स्क्वायर प्लस सस्केप्टेंस का स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरे को इसके फेज को मैं हमेशा क्या लूंगा? फाई ही लूंगा, जबकि इंपेडेंस के एंगल को अपन को थीटा से लेते हैं और एडमिटेंस के एंगल को मैं फाई से लूंगा, ताकि अपन को आगे जाके कभी कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने वाई के फेजर को हमेशा फाई से लूंगा। तो बताओ दो कॉम्प्लेक्स नंबर का इसका फेजर फाई हो गया, तो इसका फेजर क्या होगा? आपको पता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर एक दूसरे डिवाइड हो रहे हैं तो इनका फेज क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है। तो आई का फेज कितना है? थीटा आई है, तो कितना हो जाएगा? थीटा आई माइनस थीटा वी। अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इंपेडेंस का फेज कितना होता था? थीटा, थीटा होता था थीटा वी माइनस थीटा आई। मतलब फाई किसके इक्वल लिख सकता हूँ? फाई हो जाएगा माइनस ऑफ थीटा के इक्वल भी लिख सकता हूँ, जहां थीटा क्या है? इंपेडेंस एंगल। इधर से सीन करूंगा जो इंपेडेंस मिलेगा ना, इंपेडेंस और एडमिटेंस कुछ नहीं होता है,
एडमिटेंस इज जस्ट ऑपोजिट द इम्पिडेंस, इम्पिडेंस के जस्ट ऑपोजिट को एडमिटेंस बोला जाता है। तो इम्पिडेंस का एंगल भी क्या हो जाएगा, एडमिटेंस के नेगेटिव के इक्वल ही तो होगा। आई होप यहां तक समझ आ गया। फाई किससे इक्वल होगा, माइनस ऑफ थीटा के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, माइनस थीटा के, थीटा आई माइनस थीटा वी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। y का रियल पार्ट भी हमेशा पॉजिटिव होगा जी, हमेशा आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। b की वैल्यू में कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी मिल सकता है। b की वैल्यू में ही आपको पॉजिटिव नेगेटिव जीरो मिल सकता है, लेकिन g की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, पॉजिटिव ही मिलेगी। और अपन अब कुछ और चर्चा करते हैं। अपन लेते हैं केस नंबर 1। आपको पता है g की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव है, पहले मैं ले रहा हूं b की वैल्यू क्या ले रहा हूं, नेगेटिव। यहां अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू g प्लस jb, ये तो होता है ना, मैंने ले लिया 3 माइनस j4, मैंने एज्यूम कर लिया b की वैल्यू कितनी एज्यूम कर ली, -4। ये मेरा वो नेटवर्क था जिसको मैंने फेजर डोमेन के अंदर कन्वर्ट किया, और ये इसका कुछ पोर्ट हो गया। यहाँ एक पोटेंशियल वोल्टेज सोर्स लगा हुआ था, उसका v फेजर हो गया v, और यहाँ करंट आई फेजर जा रही थी, वापस कितनी आ रही थी, आई फेजर ही आ रही थी। यहाँ से सीन करने पर एडमिटेंस कितना दिख रहा था, y दिख रहा था। यहाँ मेरे को बताओ y का मैग्नीट्यूड कितना होगा, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5। इसका एंगल को किससे लिखता हूँ, फाई से लिखता हूँ। फाई क्या होता है, थीटा आई माइनस थीटा वी होता है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -tan इनवर्स, ये मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा तब आपको फेज निकालना बताया था, -tan इनवर्स 4/3। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा, यहां तक समझ आ गया होगा आपको। g प्लस jb 3 माइनस j4 कितना होगा, मोड y इक्वल टू 5, फाई इक्वल टू थीटा आई माइनस थीटा वी इक्वल टू -tan इनवर्स 4/3। यहां तक आप आई होप आपको समझ आ गया होगा। मेरे को बताओ पावर फैक्टर क्या होता था, कोस ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई होता था, और कोस के अंदर नेगेटिव का कुछ फर्क नहीं होता, तो क्या लिख सकते हैं, कोस ऑफ थीटा आई माइनस थीटा वी भी लिख सकते हैं। और थीटा आई माइनस थीटा वी किसके इक्वल है, फाई के इक्वल है, तो लिख सकता हूं कोस ऑफ फाई भी लिख सकता हूं। यानी पावर फैक्टर एंगल, इंपेडेंस एंगल भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, थीटा वी माइनस थीटा आई क्या होता था, थीटा। तो इंपेडेंस एंगल भी यूज कर सकते हैं, एडमिटेंस एंगल भी यूज कर सकते हैं। इंपेडेंस और एडमिटेंस आपस में एक दूसरे के नेगेटिव तो होते हैं, नेगेटिव से कोस में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप इंपेडेंस एंगल भी यूज कर सकते हो, एडमिटेंस एंगल भी यूज कर सकते हो। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मेरे को बताओ इस इक्वेशन के हिसाब से फाई कैसे है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आपको पता है फाई किसका मिलेगा, नेगेटिव का मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, मतलब थीटा आई माइनस थीटा वी कैसा मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, मतलब थीटा वी ग्रेटर देन थीटा आई है। वोल्टेज करंट से लीड करता है तो पावर फैक्टर कैसा होता है, लेगिंग नेचर का होता है। कैसा पावर फैक्टर होता है, लेगिंग पावर फैक्टर। और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ऐसे नेटवर्क को क्या बोला जाता है, लैगिंग पावर फैक्टर नेटवर्क। और लैगिंग पावर फैक्टर नेटवर्क को इंडक्टिव नेटवर्क भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंडक्टिव नेटवर्क बोल सकते हो, लैगिंग पावर फैक्टर नेटवर्क बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। इसका पावर फैक्टर क्या होगा, कोस फाई, जो 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 एडमिटेंस का एंगल होगा वही इसका एंगल होता है, कोई और चीज नहीं होती है। मेन बात क्या है, यहां अगर नेगेटिव आएगा तो यहां भी लेगिंग आएगा, नेगेटिव मतलब लेगिंग, यानी पावर फैक्टर एंगल एडमिटेंस एंगल के भी इक्वल होता है, लेकिन दोनों का नेचर भी सेम होता है, यहां नेगेटिव तो यहां लेगिंग। और इंपेडेंस में उल्टा होता था, वहां नेगेटिव तो यहां लीडिंग, वहां पॉजिटिव तो यहां लेगिंग होता था। और यहां नेगेटिव एडमिटेंस में अगर बी नेगेटिव आएगा तो यहां पर पावर फैक्टर भी लेगिंग आएगा। पावर फैक्टर एडमिटेंस का सेम नेचर फॉलो करता है, यह चीज आपको पता होनी चाहिए। अब अपन ले रहे हैं केस नंबर 2, जिसके अंदर मैं ले रहा हूं बी की वैल्यू क्या ले रहा हूं, पॉजिटिव ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, बी की वैल्यू, हाँ बी की वैल्यू अपन ले रहे हैं पॉजिटिव। कुछ भी एग्जांपल ले लो, y इक्वल टू जी प्लस जे बी कितना हो जाएगा, मान ले 3 प्लस j4। y का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, यहां से 5 हो जाएगा। मेरा 5 कितना होता है, आपको पता है 5 होता है थीटा आई माइनस थीटा वी होता है, वो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 4/3। और सिंपली आपको पूछे पावर फैक्टर होगा तो कितना बताओगे आप, cos ऑफ फाई, क्योंकि जो एडमिटेंस का एंगल होता है वही अपन का पावर फैक्टर का एंगल की जगह यूज होगा। चाहे इंपेडेंस का एंगल हो चाहे एडमिटेंस का एंगल हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोस के अंदर नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या हो जाएगा,
कोस ऑफ फाइव। तो यहां से बताओ फाइव क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। फाइव पॉजिटिव मतलब थीटा आई माइनस थीटा वी क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। तो इस इक्वेशन से लिख सकता हूँ थीटा आई इज ग्रेटर देन थीटा वी। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसका मतलब करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है। तो ऐसे नेटवर्क को बोला जाता है लीडिंग पावर फैक्टर नेटवर्क। और लीडिंग पावर फैक्टर नेटवर्क का एक और भी नेम है जिसको बोला जाता है कैपेसिटिव नेटवर्क। कैपेसिटिव नेटवर्क बोलो चाहे लीडिंग पावर फैक्टर बोलो, बोथ आर सेम थिंग। देखो यहां पॉजिटिव, तो यहां क्या आएगा, ये कैसा होगा, लीडिंग होगा। इंपेडेंस का सेम नेचर फॉलो करता है अपना पावर फैक्टर। इंपेडेंस पॉजिटिव, पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर भी पॉजिटिव होगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं, मान लो ये कोई एक नेटवर्क था, ये इसका कोई एक पोर्ट है, इसके अक्रॉस मान लो पोटेंशियल फेजार वी फेजार है, करंट फेजार आई है, और इधर से मैंने सीन किया। तो मान लो इसका मेरे को इंपेडेंस दे गया 3 + J4, और मैं अगर कहूंगा इधर से, अगर मैं कहूंगा इनपुट, मैं ऐसे बोलूंगा इनपुट पावर फैक्टर क्या होगा, क्या इनपुट पावर फैक्टर क्या होगा, या सप्लाई पावर फैक्टर क्या होगा, या सिंपली पावर फैक्टर क्या होगा, इधर से ही पावर फैक्टर क्या होगा, इसकी बात करेंगे। तो पावर फैक्टर आपको मतलब इंपेडेंस आपको पता है, मान लो इस नेटवर्क आपने इंपेडेंस फाइंड आउट कर लिया, वही अपना सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो अपने रजिस्टर के टाइम यूज किया था वो का वो सेम इधर भी यूज होंगे। वो अपन आगे जब क्वेश्चन करेंगे ना तब मैं बताऊंगा इसका इंपेडेंस। मान लो अपने इंपेडेंस फाइंड आउट कर लिया जिसकी वैल्यू 3 + J4 आ गई, और अपन को उसने पूछा है, क्या पूछा है, पावर फैक्टर। तो आपको पता होना चाहिए पावर फैक्टर का नेचर इंपेडेंस नेचर से ऑपोजिट होता है। तो लीडिंग लेगिंग तो मैं इधर से ही बता दूंगा। अगर ये पॉजिटिव है तो पावर फैक्टर फिक्स है, क्या होगा, लेगिंग ही होगा। पावर फैक्टर का नेचर इंपेडेंस के नेचर के जस्ट ऑपोजिट होता है। इंपेडेंस का नेचर पॉजिटिव है तो पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग होगा। तो मेरे को बताओ इसका एंगल क्या, और मेरे को पता है पावर फैक्टर कितना होता है, कोस ऑफ एंगल ऑफ इंपेडेंस। एंगल ऑफ इंपेडेंस क्या होता था आपको पता है, थीटा वी माइनस थीटा आई होता था, और इधर से निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 4/3 आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और आपको अगर पावर फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इधर से आप निकाल सकते हो tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 है। तो यहां से आप बता सकते हो tan थीटा कितना होगा, 4/3 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 4/3 होगा तो ये क्या हो गया 4, ये हो गया 3, ये कितना हो गया 5, ये थीटा हुआ ही नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो मेरे को क्या निकालना है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कैसे निकालूंगा, कोस ऑफ थीटा। कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 3/5। ये मेरी पावर फैक्टर की वैल्यू आ गई। ये छोटी छोटी चीजें यही पूछी जाती है एग्जाम में, यही कंसेप्ट है, यही आप इसी पे फोकस करना है। एसी एनालिसिस में कुछ नहीं है। पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे, पावर फैक्टर एंगल आते ही दिमाग में आना चाहिए, एडमिटेंस एंगल यूज ले चाहे इंपेडेंस एंगल यूज ले, कुछ भी यूज ले, नेचर पता होना चाहिए। इंपेडेंस एंगल के जस्ट ऑपोजिट नेचर, एडमिटेंस नेचर के सेम नेचर फॉलो करता है, लेकिन इंपेडेंस का जस्ट ऑपोजिट नेचर फॉलो करता है। और एंगल तो चाहे इंपेडेंस एंगल बोलो चाहे एडमिटेंस एंगल बोलो, आगे जाके अपन पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स पावर। कॉम्प्लेक्स पावर का एंगल भी अपन के पावर फैक्टर एंगल के इक्वल होता है, उसके भी जस्ट ऑपोजिट बिहेवियर फॉलो करता है। वो अपन आगे जाके बात करेंगे जब कॉम्प्लेक्स पावर की बात करेंगे। आई होप आपको ये पता चला हो गया इंपेडेंस क्या होता है, एडमिटेंस क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है। जब करंट लीड करता है वोल्टेज से तो उसको लीडिंग पावर फैक्टर बोला जाता है। लीडिंग पावर फैक्टर नेटवर्क को इंडक्टिव नेटवर्क बोला जाता है। लैगिंग पावर फैक्टर नेटवर्क को कैपेसिटिव नेटवर्क बोला जाता है। कैसे इंपेडेंस निकालते हैं, कैसे एडमिटेंस निकालते हैं, एडमिटेंस एंगल इंपेडेंस एंगल के जस्ट ऑपोजिट होता है। ये छोटी छोटी चीजें बेसिक पे आपको आई होप आप आज समझ आ गया होगा। तो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच।